Hello dear student, this is Praveen Kumar Jha. Welcome to Unique Classes of Right Way. बच्चे मैक्रो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 2 की आज है क्लास नंबर 2। तो सबसे पहले तो लिखिए आप क्लास नंबर 2, राइट ऑन। जब भी मैं नेक्स्ट क्लास लेता हूँ ना, तो कुछ देर के लिए मैं क्या करता हूँ, पिछले क्लास को चल मैं क्या करता हूँ, रिवाइज, थोड़ा सा रिवीजन होता है उसका, तो दैट कि आप क्लास में पूरी तरह से क्या होते हैं, पहले क्लास में को रिकैप करके सेकंड क्लास में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो पाते हैं। लिखिए जी क्लास नंबर 2। सेकंड क्लास है। अगर किसी बच्चों ने फर्स्ट क्लास नहीं लिया है तो आप घर जाइए, यूट्यूब पे आपको क्लासेस मिलेंगे, आप वहाँ देख सकते हैं क्लास। वहाँ से रिकैप करके अगली क्लास में दोनों क्लास लेके आएंगे ना, तो ज़्यादा बढ़िया समझ पाएंगे मेरी बातों को। ठीक है जी, राइट सर। देखिए मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था, सबसे पहले मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, छोटा सा, ज़्यादा नहीं, कि आपका ये कोर्स 4 यूनिट में बटा हुआ है। नेशनल इनकम, मनी, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड देन ISLM मॉडल एंड फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। मैंने यूनिट 3 से स्टार्ट किया था क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है यूनिट 3 एंड यूनिट 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हैं 70% कवर हो रहा है। मैंने ये भी कहा था कि इसको आप सेमेस्टर 1 के माइक्रो से कंपेयर नहीं कर सकते, ये सेमेस्टर 3 का मैक्रो है, और ये आपका यहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक चलेगा, प्लीज टेल मी, कहाँ तक बोलो। ये आपका चलता रहेगा, सेमेस्टर 3 में इसकी कंटिन्यूएशन होगी और सेमेस्टर 4 में भी इसकी यूटिलिटी है। अगर सेमेस्टर 2 में प्रॉब्लम कर दिया आपने तो सेमेस्टर आगे के सेमेस्टर्स में भी आपको प्रॉब्लम होने वाला है। तो यहाँ से आपकी इकोनॉमिक्स की सीरियस स्टडी स्टार्ट हो जाती है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बच्चों से बार बार पूछता हूँ, क्योंकि बच्चे जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स को ज्वाइन करते हैं ना, स्टार्टिंग में उसको मैथ्स एंड स्टैट्स के पेपर बहुत मिलते हैं, उनको लगता है कि मेरे लिए मैथ्स एंड स्टैट्स ही सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैथ्स एंड स्टैट्स जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, वो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए ही पढ़ रहे हैं। मानते हैं बच्चे? देव, ऑफ कोर्स, सचिन, श्रेयांश, इकोनॉमिक्स को समझने के लिए मैथ स्टैट्स पढ़ रहे हैं। मैथ स्टैट्स एक सपोर्टिव सब्जेक्ट है, हालांकि है बहुत इंपॉर्टेंट, है डिफिकल्ट, लेकिन आफ्टर ऑल आप उसको पढ़ रहे हैं जिससे कि आपको एक टूल्स मिलेगा इकोनॉमिक्स को समझने के लिए। इकोनॉमिक्स को समझने के टूल्स आप तैयार कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स अगर कमज़ोर रह गया आपका तो फिर उससे क्या फ़ायदा, मैथ स्टैट्स पढ़ के अच्छा करके भी क्या फ़ायदा आपको होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैथ स्टैट अच्छा मत कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन स्टार्टिंग में मैथ स्टैट्स इतना ज़्यादा बच्चों पे हावी हो जाता है कि बच्चे फिर इकोनॉमिक्स को क्या करते हैं, इग्नोर करने लगते हैं। और एग्जामिनेशन टाइम में क्या होता है, फिर 10 दिन 15 दिन में वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर वो हैंग कर जाते हैं, ना कर ही नहीं पाते। लिमिट है ब्रेन की सब कुछ की। तो इको ऑनर्स का मतलब होता है 90% इकोनॉमिक्स, और रिमेनिंग अदर पेपर्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्हाट, वर्किंग एज ए टूल्स फॉर द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए टूल्स का काम करता हो। इकोनॉमिक्स यहाँ से सीरियसली आपका स्टार्ट हो रहा है। इनकम स्टैंडिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। मैंने कहा था कि हमारा जो अब इकोनॉमिकल वर्ल्ड है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स एंड केनेशियन इकोनॉमिक्स। अगर माइक ऑन रहे तो आप यस बोल सकते हैं मेरे साथ, क्लासिकल एंड केनेशियन। मैंने कहा 1930 से पहले के इकोनॉमिक्स को क्या कहा गया, क्लासिकल, एंड आफ्टरवर्ड्स केनेशियन। ठीक है जी। क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो होता है लॉन्ग रन की बात करता है, लॉन्ग रन की, और ये शॉर्ट रन की बात करता है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है रियल फैक्टर्स की बात करता है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को रोकता है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। क्लासिकल इकोनॉमिक्स सप्लाई साइड की बात करता है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहता है कि सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। अगर मैं आज पूरा डिटेल बताऊंगा तो फायदा क्या पिछले क्लास का, सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। सप्लाई साइड मतलब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आपको कहता है कि आप प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन करो, किसकी चिंता मत करो, डिमांड की चिंता मत करो, डिमांड अपने आप होगा। लॉन्ग रन इकोनॉमिक्स है, फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, मतलब हमारे जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं, 12th में पढ़ रखा होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप, ये हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और ये फुली यूटिलाइज्ड है। अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आज के क्लास में बच्चों से, जैसे मान लो देव से पूछता हूँ, अगर देव मान लो सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फुली यूटिलाइज्ड है, तुम्हारी आउटपुट क्या है, टेल मी प्लीज।
अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फुली यूटिलाइज तो हमारा आउटपुट क्या है? बोलो, आउटपुट क्या है फिर? मैक्सिमम है। अगर हमारी जितनी कैपेसिटी है हमारी इनपुट्स की हमने सारा इन्वॉल्व कर दिया, हमारा आउटपुट क्या होगा? प्लीज टेल। जल्दी माइक ऑन करना, अगर नहीं माइक ऑन करोगे तो मैं कुछ क्लासेस बाद क्लास ही बंद कर दूंगा लाइव फिर, क्योंकि फायदा क्या? हाँ, माइक अपने पास रखा करो, तुरंत ऑन करो, तुरंत जवाब दिया करो। क्या हो सकता तो ऑन ही रखो, कुछ नहीं होता। मान गए जी? राइट सर। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अगर आपने अपने कैपिटल लेबर इंटरप्रेन्योरशिप को फुल यूटिलाइज कर दिया लैंड को, तो आपका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मान गए? एंड दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। और ये किसके वर्जन थे? ये वर्जन थे किसके? ये वर्जन थे क्लासिकल के। इन द अपोजिट ऑफ दिस किनीशियन ने क्या कहा? किनीशियन ने कहा कि रियल फैक्टर्स तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है? नॉमिनल फैक्टर्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। रियल एंड नॉमिनल के डिफरेंस बता चुके थे पिछली क्लास में। जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं सारे रियल होते हैं, इनपुट सारे रियल होते हैं, लेकिन जो मॉनेटरीली कैलकुलेशन जिसकी होती है, मॉनेटरी वैल्यू जिसकी होती है, वो क्या होते हैं? सारे नॉमिनल होते हैं। क्लासिकल ने कहा कि हमें मनी का काम सिर्फ क्या है? मनी का काम है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप कोई सामान परचेज करते हो, उसको मनी देते हो, सामान लेते हो। क्लासिकल कहता है कि आप घर में खाना क्या खाते हैं? रियल फैक्टर्स को यूज़ करते हैं खाने के लिए, मनी यूज़ नहीं करते। मनी तो सिर्फ क्या करता है? मनी न्यूट्रल है और वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। क्लासिकल कहता है, कुछ आपने 11-12 में पढ़ भी रखा होगा। इनिशियन क्या कहता है? नो जी नो। मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल बैंक चाहिए और मॉनेटरी पॉलिसी चाहिए। मान गए जी? राइट सर। अब देखो कि क्लासिकल ने क्या कहा? नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जबकि किनीशियन क्या कहता है? बताइए पढ़ के क्या कहता है किनीशियन? गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नीडेड। अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करेगा तो फिस्कल पॉलिसी होगा। गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बताओ क्या बोलते हैं? तो फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। क्लासिकल ने कहा कि इनविजिबल हैंड, मार्केट खुद ब खुद काम करता है, गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट करने की जरूरत ही नहीं है। प्रोडक्शन होगा तो डिमांड होगा, प्रोडक्शन साइड ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करी, लेकिन किनीशियन ने कहा नहीं, डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। पहले डिमांड देखो, फिर क्या करो? प्रोडक्शन करो। और इसने क्या कहा? क्लासिकल ने कहा पहले प्रोडक्शन करो फिर डिमांड की बात करना। हकीन्स ने क्या कहा? पहले डिमांड की बात करो फिर प्रोडक्शन की बात करो। इसने लॉन्ग रन इकोनॉमिक्स की बात करी और ये किसकी बात कर रही है? शॉर्ट रन की बात कर रही है। ये फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं और ये फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट पॉसिबल इन शॉर्ट रन। क्लियर है? कुछ फायदा हुआ बच्चों को? बताइए जी, फायदा हुआ? यस सर। सचिन को कुछ फायदा हुआ है? राइट सर। आइए जी, मैंने पिछले क्लास में कहा था कि आज की क्लास में लोग क्या करेंगे? अब ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको डायग्राम बना दिया था, लेकिन आज फिर से डायग्राम बना के और यहाँ से फिर से समझाएंगे आपको। देखिए, क्लासिकल ने क्या कहा? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्लासिकल ने कहा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, लिखिए इसको जी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट क्या मतलब है इसका सर? इसका मतलब हुआ कि अगर मान लो मैं क्या करता हूँ, एक ग्राफ बनाता हूँ। ये ग्राफ बनाई, राइट सर। अब मैं क्या देखता हूँ इस ग्राफ में? चलो क्या बनाया ग्राफ ले लेता हूँ, थोड़ा टेढ़ा बन रहा है मेरे से। तो देखो मेरे साथ साथ, इस ग्राफ पे क्या करता हूँ मैं? वाई एक्सिस पे रखता हूँ प्राइस और एक्स एक्सिस पे रखता हूँ आउटपुट। क्लासिकल कहता है कि हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट ये वाई स्टार है। हमने अपने सारे रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज कर लिया है, अब इससे ज़्यादा आउटपुट मेरा हो नहीं सकता है। मान गए जी सचिन जी? करेक्ट? राइट सर। अब अगर आप डिमांड करते हो, अगर मान लो ये डिमांड है, ये एग्रीगेट डिमांड है, इसका मतलब ये क्या है?
प्राइस है P1, क्या हो गया ये P1। इस परिस्थिति में अगर डिमांड इंक्रीज करता है AD1 से, अगर AD2 हो जाता है, कमान बच्चे, AD1 से क्या होता है, कमान AD2, तो क्लासिकल कहता है कि मेरी आउटपुट तो बढ़ नहीं सकती, आउटपुट तो फिक्स है, आउटपुट तो बढ़ेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि हमारा क्या होगा, सिर्फ प्राइस बढ़ेगा। अब प्राइस क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। आप माइक ऑन करके मुझसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, P2 हो जाएगा। कितना अच्छा क्लासिकल ने कहा। क्लासिकल ने क्यों ऐसा कहा, क्योंकि जब हमारे पास अब इससे ज्यादा प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है और लोग डिमांड करेंगे तो क्या होगा, फिर प्राइस बढ़ेगा। मेरे पास मान लो 100 सीट्स हैं और बच्चे 100 से ज़्यादा अगर डिमांड करते मेरे सब्जेक्ट का, तो मैं क्या करूंगा, फिर प्राइस ही तो बढ़ाऊंगा। और क्या करूंगा बताओ जरा। राइट सर, क्लासिकल ने बहुत अच्छी बात कह दी, लेकिन क्लासिकल का ये जो अप्रोच था ना, बहुत ही सिंपलिस्टिक अप्रोच था। लॉन्ग रन में बिल्कुल सही बात, लेकिन यहाँ कोई थोड़ा सा और समझो क्या हो रहा है, थोड़ा बढ़िया समझो। जब डिमांड, एक बार सपोज करो क्या हुआ कि डिमांड AD1 से क्या हो गया, AD2 हो गया। जब डिमांड एकदम से बढ़ता है तो क्या मार्केट में प्राइस एकदम से बढ़ जाता है, बताओ जल्दी से। एकदम से नहीं बढ़ता है। तो पहले जब मार्केट में डिमांड हुआ होगा, एक बार आप माइक ऑन करके मेरे से बात करते रहोगे ना, तो फिर देखना कितनी अच्छी आउटपुट आती है। अगर आप चुप रहते ना, मुझे लगता है पता नहीं मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, वर्चुअल क्लास चल रही, समझ में नहीं आता। देखना, तो ये यहां तक पहुंच जाता है। देखो, रातों रात P1 प्राइस पे डिमांड कहाँ चला गया, P2। देखो, अब आप एक बात छोटा सा एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ आपसे। जैसे मान लो अभी अयोध्या में देखा आपने क्या हुआ, राम टेम्पल का, हाँ, बना है वहां पे। तो आपने क्या देखा कि 22 जनवरी के बाद से वहां देखते हो होटल्स का या अदर चीज का कितना डिमांड बढ़ गया, एकदम से बढ़ गया ना। हाँ, और अगर मैं पूछूं 22 से एक दिन पहले 21, तो क्या डिमांड रही होगी वहां पे, नॉर्मल डिमांड। तो मान लो ये मैं 21 तारीख की बात कर रहा हूँ, 21 तारीख को डिमांड देखो एकदम से बढ़ गया। रातों रात तो प्राइस नहीं बढ़ेगा ना यार, प्राइस बढ़ने में थोड़ा वक्त लगता है ना। देखो, अगर P1 प्राइस पे डिमांड बढ़ा तो हमें कितना डिमांड बढ़ गया, मुझे अब इतना चाहिए आउटपुट। देखो, ये Y1 हो गया, हमें आउटपुट इतना चाहिए, Y1 चाहिए। अब मेरा Y स्टार से काम नहीं चल रहा, मुझे Y1 आउटपुट चाहिए। ये क्या कराएगा, ये ग्रीन बेल्ट जो मैं बना रहा हूँ, ये क्या कराएगा, कम ऑन, क्या कराएगा ये, क्या बात है जी, क्या बात है। हाँ, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी है, एग्जाम को भी प्रभावित करेंगे और साथ साथ आने वाले सेमेस्टर्स में इसका। अभी एक बार आप क्या देखोगे, कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि सर पढ़ तो लेता हूँ, रीडिंग से समझ में नहीं आता है। थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे ज़्यादातर ये कंप्लेन करते हैं, और वो क्यों करते हैं कंप्लेन, बताओ, क्यों नहीं समझ में आता है। तो उसका फाउंडेशन वीक हो गया है, उसने पर्सपेक्टिव में क्रोनोलॉजिकली पीरियडिकली ढंग से एक एक पॉइंट को नहीं समझाए, तो कहाँ समझ में आएगा। सेमेस्टर थर्ड में जाएंगे तो वो मान कर चलेगा सेमेस्टर 2 इनको आता है, सेमेस्टर 4 जाएंगे तो सेमेस्टर 3 इनको आता है, लाइक दैट, इजंट इट। ये क्या हो गया, एक्सेस डिमांड, मान गए जी, एक्सेस डिमांड हो गया। एक्सेस डिमांड हुआ तो ये एक्सेस डिमांड कैसे पूरा होगा, क्योंकि हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो फुल यूटिलाइज्ड है, राइट और रॉन्ग। हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल, सब कुछ फुल यूटिलाइज्ड है। सपोज को मैं लेबर की बात करता हूँ, लेबर की बात कर लो, सपोज फुल यूटिलाइज्ड है। अब अगर आपको आउटपुट ज्यादा चाहिए तो वर्कर्स चाहिए ना, बोलो जल्दी से। वर्कर कहाँ से आएंगे, वर्कर तो फुल यूटिलाइज्ड है, तो वर्कर से क्या करवाओगे फिर आप, ओवर टाइम, क्या करवाओगे, ओ कम ऑन, ओवर टाइम। वर्कर से ओवर टाइम करवाओगे या फिर ज्यादा पैसे दे करके किसी और फैक्ट्री के वर्कर्स को तोड़ कर लाओगे, यही तो करोगे, और क्या करोगे। अरे नए वर्कर्स कोई पैदा थोड़ी होंगे, वो तो फुल यूटिलाइज हो चुके हैं। या तो ओवर टाइम करवाओगे या वर्कर्स को तोड़ोगे किसी और जगह से। इन एनी केस वर्कर्स के डिमांड बढ़ेंगे तो उसका वेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लैंड पे रेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कमाओ जल्दी से, बढ़ेगा। सारे फैक्टर कॉस्ट बढ़ जाएंगे। एक्सेस डिमांड से क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट बढ़ जाएगा, और फैक्टर
फैक्टर कॉस्ट बढ़ेगा तो हम प्राइस को बढ़ाएंगे, ऑफ कोर्स प्राइस का तो पार्ट होता है ना। प्राइस इक्वल टू क्या होता है, देखो ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, मतलब सिंपल कर लो, क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है ना, बता जरा। अगर कॉस्ट बढ़ा तो प्राइस भी तो बढ़ेगा ना, कमाओ जल्दी से। अब एक बंदा क्या बोल रहा था, ये कितना बैड बिजनेसमैन है, ये कितना मतलब कितना खराब बिजनेसमैन होगा ये कह रहा है सर कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, हम प्रॉफिट कम करेंगे क्या, बताओ जरा। मेरे सारे मेरे सारे क्लास को कंडक्ट करने के लिए अगर मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट कम कर लूंगा अपना। अगर प्रॉफिट एक प्राइस बढ़ाऊंगा, प्रॉफिट कैसे कम करूंगा। अगर एक लिमिट से ज्यादा प्रॉफिट कम कर दिया तो बिजनेस ही कोलैप्स कर जाएगा, क्यों जी। हाँ हाँ, नहीं तो ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर मार्केट में कॉस्ट बढ़ेगी तो हम कस्टमर से ही लेंगे। आप मार्केट चले जाओ, अभी देखना क्या होता है, किसी खासकर रेनी सीजन में क्या होता है, टोमेटो के प्राइस बढ़ जाते हैं, लेमन के प्राइस बढ़ नहीं बढ़ते, बताओ जरा। तो आप तो, तो क्या दुकानदार क्या करेगा, सस्ता दे देगा आपको, आपके साथ रेपुटेशन या आपके साथ रिलेशन बनाने के लिए नहीं देगा आपको, समझ गए, वो अलग बात हो गई, अलग डिबेट जा रहा है उस चीज़ को। बात समझो, कॉस्ट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कर्व में क्या होगी, कमॉन जल्दी से, एक्सट्रीमली सॉरी मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको। प्राइस के बढ़ने से डिमांड कर्व में शिफ्ट होता है, कैसी बात करते हो। प्राइस के बढ़ने से डिमांड कर्व में क्या होता है, हाँ बोलो, मूवमेंट होता है। क्या बात है जी, मजा आ गया, मुस्कुरा रहे हो ना। किसने बोला था शिफ्ट, बोलो जल्दी से। नहीं बोला था, तो मूवमेंट होगी, प्राइस की वजह से डिमांड का मूवमेंट होती है। अब आपका डिमांड कर्व कौन सा है, AD1 है कि AD2 है। आपका डिमांड कर्व AD2 है, न्यू डिमांड कर्व है, AD1 तो पुराना हो गया। अब प्राइस बढ़ेगा तो इसमें मूवमेंट होगा, क्या होगा, डिमांड कम होगा ज़्यादा होगा, कम। ओ कम ऑन, क्या हो गया आप लोगों को, प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या होता है, कम होगा, देखो कम होगा। तो ये मूवमेंट धीरे धीरे कहाँ ले जाएगा आपको, ये मूवमेंट धीरे धीरे आपको यहाँ ले जाएगा, कहाँ, यहाँ ले जाएगा, P2 पे ले जाएगा। और P2 पे जाके आप रुक जाओगे, पूछो क्यों रुक गए वहां पे, क्योंकि फिर कहाँ पहुंच, हाँ कहाँ पहुंच गए आप, जितनी आपकी सप्लाई थी जितनी आपकी डिमांड थी और वो मैच कर गया तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, बिल्कुल सही बात। और हम एक नए प्राइस लेवल पहुंच गए, कौन से प्राइस पे, P2 पहुंच गए। तो कहोगे सर इसका मतलब क्लासिकल ने तो बिल्कुल सही कहा था कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, कहा था ना, कहा था, बताओ। तो क्लासिकल को फिर क्यों, क्लासिकल को क्यों रिजेक्ट कर रहे हो, या क्लासिकल को रिजेक्ट तो बिल्कुल नहीं कर रहे हम, रिजेक्ट कर भी नहीं सकते, क्लासिकल भी सही है। तो क्लासिकल के अलावा किनेशियन की क्या आवश्यकता पड़े, कीन्स ने ऐसा कौन सा खास बात कह दिया, बता सकते हो कीन्स ने क्या खास बात कही। कीन्स ने कुछ खास बात नहीं करा, कीन्स को सिर्फ वो चीज दिख गया जो क्लासिकल को नहीं दिख पाया, पता क्या दिखा, ये ग्रीन बेल्ट दिख गया, क्या बोलते हैं इसको, एक्सेस डिमांड। क्लासिकल को ये दिखा, क्लासिकल को मैं बताता हूँ, सुन तो लो, एक्सेस डिमांड दिखा। क्लासिकल वाले क्या करते थे, इस एक्सेस डिमांड को और एक्सेस डिमांड के साथ एग्रीगेट डिमांड में मूवमेंट्स को वो स्टडी नहीं करता था ढंग से, सीधे जंप कर गया P1 से P2, डायरेक्ट कंक्लूजन में पहुंच गया। और वो सही है भाई, लॉन्ग रन में हमारी प्राइस P1 से P2 पहुंच जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये जो ट्रांजिशन हुआ P1 से P2 तक, ये किस में हुआ है, किसमें हुआ है, शॉर्ट रन में हुआ है। हमारी जो एक्सेस डिमांड हुई है किस में हुई है, शॉर्ट रन में हुई है। धीरे 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 ग्रेजुअली हमारा प्राइस बढ़ा है। तो जो ग्रेजुअल वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, ग्रेजुअल वर्ड क्या होता है, शॉर्ट रन होता है, धीरे धीरे क्रोनोलॉजिकली बढ़ा है। तो क्या इस शॉर्ट रन को बिल्कुल छोड़ करके, इग्नोर करके एग्जैक्टली सीधे लॉन्ग रन में जंप कर जाना, क्या ये सही है, चलिए प्लीज। क्लासिकल कहता है कि भाई फर्क क्या पड़ता है, सीधे देखो ना कि लास्ट रिजल्ट क्या हुआ, P1 से P2 पहुंच गए। अब कीन्स कहता नहीं जी, P1 से P2 पहुंचे ये सच है, लेकिन इकोनॉमिक्स वही नहीं है, इकोनॉमिक्स ये भी है कि शॉर्ट रन में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स ये भी है। और इकोनॉमिक्स ये है कि शॉर्ट रन में एक्सेस डिमांड हो सकता है,
शॉर्ट रन में शॉर्टेज ऑफ डिमांड भी हो सकता है, नहीं बात समझे? शॉर्ट रन में काफ़ी मार्केट में चेंजेस आ सकते हैं, तो उसकी बात करिए उसने। मान गए? तो बताइए, ये जो शॉर्ट रन की कहानी थी ये कीन्स ने देखा। अब इसके करस्पॉन्डिंग देखो, नहीं सुनो, फाइनल रिजल्ट तो सेम आता है, मैं मानता हूँ। पहले इसको लिखो, ये क्या चीज़ है? LRAS। LRAS। एक बार बताओ, आप सेमेस्टर 2 में जाते हैं और फाइनली आपका एग्जाम होकर रिजल्ट आ जाता है, इस बीच में जो घटनाएं घटती क्या वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? टेल मी प्लीज। क्लासेस लगते हैं, पढ़ाई होती है, नहीं है क्या इंपॉर्टेंट बताओ? आप कहोगे नहीं सर क्या फर्क पड़ता, हमने एडमिशन लिया, रिजल्ट आया, हम यही देखते हैं और क्या देखेंगे हम। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। शॉर्ट रन ही धीरे धीरे करके लॉन्ग रन में कन्वर्ट करता है, मानते नहीं मानते हो? सर उल्टा बोल दिया। लॉन्ग रन, देखो जैसे हम लॉन्ग, अब सपोज करो अभी आपका एग्जामिनेशन सपोज करो 1 साल बाद है, 1 साल आपके लिए क्या है? 1 साल बाद का टाइम आपके लिए क्या होगा? लॉन्ग रन होगा। लेकिन एक एक दिन का टाइम जो अपनी प्रिपरेशन में लगा रहे हो, ये क्या चाहिए आपका है? शॉर्ट रन है। तो एग्जैक्टली आपकी जिंदगी तो शॉर्ट रन में चलती है, इकोनॉमिक्स भी शॉर्ट रन में ही चलता है। लॉन्ग रन को कभी किसी ने देखा ही नहीं आज तक, लॉन्ग रन सिर्फ प्लानिंग कर्व होता है, ध्यान देना। तो मेरी बात आपने पढ़ रखा होगा ये चीज, लॉन्ग रन के लिए सिर्फ हम प्लानिंग करते हैं, लॉन्ग रन कभी हुआ नहीं आज तक। 1 साल बाद जिसको आप लॉन्ग रन कह रहे हैं, जब 1 साल बाद का टाइम आ जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट कर जाएगा? कम ऑन, शॉर्ट रन में। और यूं ही जिंदगी लॉन्ग रन की तरफ हम सोचते रहते हैं और जिंदगी तमाम हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्यों जी? हाँ हाँ। अभी आप इको ऑनर सोच रहे हो, कुछ दिन बाद MA सोचोगे, फिर नौकरी सोचोगे, फिर शादी सोचोगे, फिर बच्चे सोचोगे, फिर उसकी शादी ब्याह, उसकी कमाई धमाई, ऐसे करते करते बूढ़े हो जाए, कहानी लाइफ साइकिल कंप्लीट। क्यों जी? बोलो जी दोबारा। हाँ, लॉन्ग रन सिर्फ प्लानिंग है, लॉन्ग रन सिर्फ देखते हैं कि हम लॉन्ग रन में क्या करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि लॉन्ग रन इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉन्ग रन काफी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग रन ही आपको आगे जाने के लिए मोटिवेट करता है, किसी भी डिसीजन के लिए मोटिवेट करता है। क्यों नहीं करता बताओ जरा? करता नहीं करता है? आपने कुछ लॉन्ग रन में सोचा होगा कि हम ये करेंगे, तभी तो आपने कॉर्नर्स लिया। आप सोचेंगे तो क्या लोगे? तो आप लॉन्ग रन में प्लान करते हो और शॉर्ट रन में उसको एग्जीक्यूट करते हो धीरे धीरे करके। मान गए क्रिकेट मैच देखते हो, एक एक बॉल क्या है? शॉर्ट रन है। और एक एक बॉल के साथ आप स्ट्रेटजी बना करके आगे मैच जीतते हो। देखा विराट कोहली क्या कहता है? विराट कोहली क्यों नहीं आउट होता जल्दी? वो कहता मैं लंबा सोचता ही नहीं, मैं 5 ओवर 10 ओवर की प्लानिंग करता हूँ, इतना खेलना है पहले। क्यों जी? राइट। चलिए बहुत एग्जाम्पल्स हो गए। तो अब मैं आपको बताता हूँ, इसको कहते हैं LRAS, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर। अब मैं कीन्स का सप्लाई कर बनाऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, बढ़िया समझ में आएगा, देखना। कीन्स ने क्या कहा? कीन्स ने कहा कि हमारा जो सप्लाई कर्व होगा वो वर्टिकल नहीं होगा बल्कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा। क्या होगा? कमॉन, क्या होगा? इसका नाम क्या दिया उसने? बच्चा बताओ, क्या नाम दिया इसका? इसका नाम दिया उसने SRAS, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। देख लीजिए क्या बोला इसको, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको आसान जरूर लग रहा होगा, लेकिन इसको समझना जरूरी है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तभी आसान लग रहा है, मैं समझा रहा हूँ तभी आसान लग रहा है आपको। हाँ बोलो। हाँ चलो मैं इलास्टिसिटी बताता हूँ, ये क्या हो गया? ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कब है? इन इलास्टिक है, सॉरी सप्लाई कब है? इन इलास्टिक है, क्योंकि प्राइस पे डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए परफेक्टली इन इलास्टिक बोलते हैं। और ये परफेक्टली इलास्टिक हो गया, तो जानते हैं माइक्रो के सेंस में, आप जानते हो परफेक्टली इलास्टिक हो गया। अब कीन्स कह रहा है कि प्राइस हमारा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, प्राइस में चेंज ही नहीं होगा। कीन्स कहता लो जी आप डिमांड कर लो AD1, डिमांड कर लो AD2, डिमांड कर लो AD3, हमारा क्या नहीं बढ़ने वाला? कमॉन, प्राइस नहीं चेंज होने वाला। क्यों नहीं चेंज होने वाला है? कीन्स करता है शॉर्ट रन की बात, और शॉर्ट रन में फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट्स आर नॉट पॉसिबल, बोलो ना, इन शॉर्ट रन। कीन्स कहता भाई साहब कैसी बात करते हो,
क्या कभी लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रेन्योरशिप फुल यूटिलाइज हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, खाली रहेंगे। मानते नहीं मानते? प्रैक्टिकली बताओ क्या पॉसिबल है? क्या फुली यूटिलाइज पॉसिबल है? क्या हमारे देश में सबको जॉब लग गए? क्या पूरा जमीन पूरा इंडस्ट्रियलाइज हो गया? नहीं हुआ, नॉट पॉसिबल। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड, नहीं हो सकता फुली यूटिलाइज्ड। जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फुली यूटिलाइज्ड नहीं है, जैसे मैं एक टीचर हूँ, मेरे पास 8 घंटा पढ़ाने को या 6 घंटा पढ़ाने को, मैं 4 घंटा 3 घंटा ही पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास टाइम बचे हुए है ना? बोलो जरा, मैं प्राइस क्यों बढ़ाऊँ फिर? आओ जी, बस जितने बचे आ जाओ। डिमांड जितने बढ़ेंगे बढ़ने दो, क्योंकि हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन खाली पड़े हुए हैं। डिमांड के बढ़ने से प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। भाई प्राइस तो वो बढ़ाएगा ना जहाँ पे डिमांड सप्लाई मिसमैच हो गया, जहाँ प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, जहाँ पे हमारे फैक्टर्स खाली पड़े हुए हैं। हमें जितनी डिमांड हो लेके आओ, हमारे पास प्रोडक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान गए जी? हाँ बोलो। आप एक मिठाई दुकान की बात करते हो ना? क्या मार्केट में एक ही मिठाई दुकान होते हैं? जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करो ना, तो ओवरऑल इकोनॉमी की बात करते हैं हम लोग, मान गए? हाँ, जब मैक्रो की बात करते हैं तो ओवरऑल इकोनॉमी की बात करते हैं। ओवरऑल इकोनॉमी में फैक्टर प्रोडक्शन फुल यूटिलाइज्ड शॉर्ट रन में नहीं हो सकते, लॉन्ग रन में जरूर हो सकते हैं, शॉर्ट रन में नहीं हो सकते। लेकिन कीन्स किसकी बात करता है? शॉर्ट रन की, तो वो शॉर्ट रन की बात करेगा ना? बोलो जल्दी से। राइट सर। तो कीन्स कहता है कि हमारे फैक्टर प्रोडक्शन खाली पड़े हुए हैं, हमारा लेबर खाली है, तो वेज किस क्यों बढ़ाएंगे? अगर पूरे से लैंड खाली पड़ा तो उसका रेंट क्यों बढ़ेगा? कैपिटल पड़ा हुआ हमारे पास तो इंटरेस्ट क्यों बढ़ेगा? हम भी खाली हैं, हम नए नए स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, क्यों बढ़ेगा कॉस्ट? बढ़ेगा ही नहीं। ये कीन्स की कहानी है। आप जितना डिमांड करना चाहो, देखो ये हमारा है, ये हमारा यहाँ पे आउटपुट अभी है, ये वाई है, Y1 मान लो, ये Y2 मान लो। प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, देखो प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है ना, लेकिन प्राइस पे कोई असर नहीं पड़। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ दोनों में से क्या सही है? बोलो जरा। ऊपर वाला सही लग रहा है, मेरे को दोनों सही लग रहा है, और सबको दोनों सही लगता है। अगर ऊपर वाला सही होता तो नीचे वाले को नहीं पढ़ाते, फिर नीचे वाला सही होता तो ऊपर वाले को नहीं पढ़ाते। सब सही होता है, बस टाइम टाइम की बात है। सुन लिया? सुनो, नहीं मैं बताता हूँ, टाइम टाइम की बात है। देखो, अगर मैं ऐसा करूँ इसमें, यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर दूँ, यहाँ देखो, पता क्या हो गया? ये हो गया LRAS, समझे बात को? एक्चुअली इकोनॉमी का सप्लाई कर ऐसा होना चाहिए, शॉर्ट रन में पहले होना चाहिए। शॉर्ट रन की भी एक लिमिट होती है, एक लिमिट होती है ना? अब हम यहाँ पहुँच गए लॉन्ग रन में, हमारे मैक्स ये क्या हो गया? तो क्या हो गया ये? वाई स्टार, फुल एम्प्लॉयमेंट। अब समझ हमारी बात आपको? जल्दी बताओ। अब यहाँ से आपकी मिठाई की दुकान पे ले आते हैं आपको। अब अगर डिमांड ज़्यादा करोगे आप ना, तो क्या होगा? देखो क्या हो गया? अरे बोलो ना, क्यों नहीं बोलते? तो प्राइस बढ़ गया ना प्राइस, देखो ना। अच्छे समय, यस सर। इकॉनमी बेसिकली ऐसे चलता है, शॉर्ट रन में प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, और लॉन्ग रन में प्राइस में चेंज होगा ही होगा। शॉर्ट रन में हमारी आउटपुट बढ़ेगी, लॉन्ग रन में क्या बढ़ेगा? प्राइस बढ़ेगा, प्राइस चेंज होगा। पैसा सेम मिल रहा है, ये बताओ। अभी मेरे पास जितने बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, सबसे मैं सेम फी ले रहा हूँ ना? क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मेरी अभी डिमांड खाली पड़ी हुई है, एडमिशन चल रहा है। अभी मैं शॉर्ट रन में काम कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा बच्चों को पंगा कब शुरू कर दूंगा, परेशान करना? जब मेरी कैपेसिटी क्या होगी? बोलो, फुल यूटिलाइज हो जाएगी। अब क्या होगा उसके बाद? बच्चा डिमांड किया तो क्या होगा? देखो प्राइस बढ़ने लगा। अब आप कहोगे हम एक ही प्राइस पे क्यों बेचते जाएंगे? भाई हर प्राइस में प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड होता है। आपने इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं सुना? नॉर्मल प्रॉफिट क्या? जब भी मार्केट में आप सामान बेचते हो, प्राइस के साथ प्रॉफिट तो इन्वॉल्व होता ही होता है। आपको नुकसान कभी नहीं हो रहा, चिंता मत करना। मान गए जी? क्लियर है?
तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये डिमांड कब पॉसिबल है? प्रैक्टिकल लाइफ में ये डिमांड कब होता है? ये डिमांड कब है? सॉरी, ये सप्लाई कर्व है। डिमांड का बार बार क्यों बोलते हो? तो चलिए, अब जब ग्राफ समझा दिया मैंने, तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि क्लासिकल ने बात करी थी लॉन्ग रन की, मैंने भी यहाँ सिखाया आपको, लॉन्ग रन की बात की उसने। केनीशियन ने बात करी शॉर्ट रन की, शॉर्ट रन की बात करी। क्लासिकल ने पहले आउटपुट डिसाइड किया, जितना मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट बना लिया, फिर देखा डिमांड जो बढ़ेगा उसके हिसाब से क्या होगा, प्राइस में एडजस्टमेंट होगा। मान गए? राइट सर। अब एक बात और भी यहाँ पे आता है कि कहोगे सर कीन्स ने ऐसा क्यों लॉजिक दिया? कीन्स ने ये कहा, देखो कीन्स ने क्या कहा कि क्लासिकल ने जितना सिंपल तरीके से प्राइस को बढ़ा दिया है और दिखा रहा है कि मार्केट में एडजस्टमेंट इतनी सिंपल तरीके से होती है, ऐसा होता नहीं है। समझ गए? क्योंकि प्राइस तभी बढ़ेंगे जब फैक्टर कॉस्ट बढ़ेंगे, और फैक्टर कॉस्ट रातों रात नहीं बढ़ते। बढ़ते हैं क्या, बताओ जरा? प्राइस तभी बढ़ेंगे जब फैक्टर कॉस्ट बढ़ेंगे, और फैक्टर कॉस्ट रातों रात नहीं बढ़ते। अगर जैसे मान लो एग्जांपल लो वेज का, अगर एक वर्कर्स को हम सपोज करो 50,000 पर मंथ पे करते हैं, तो क्या उसको हम हर रोज मतलब किसी दिन 60 दे देंगे, किसी दिन 65 दे देंगे, ऐसा होगा क्या, बताओ जरा? भाई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक उसको 50,000 देंगे पर मंथ, साल भर देंगे, 6 महीने देंगे, 1 साल 2 साल देंगे, उसके बाद बढ़ेगा ना। लेकिन क्लासिकल के हिसाब से क्या हो रहा है? प्राइस की एडजस्टमेंट तो वेरी क्विक हो रही है। प्राइस की एडजस्टमेंट अगर काफी क्विक हो रही है, इसका मतलब फैक्टर कॉस्ट की एडजस्टमेंट भी क्या हो रही है, काफी क्विक हो रही है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो फैक्टर कॉस्ट को एडजस्ट होने में क्या लगेगा, टाइम, और वो टाइम क्या है, शॉर्ट रन। क्यों नहीं बोलते हो? कमान। राइट सर। एक बात और, चलो मान लो एक बात करते हैं, चलो वर्कर्स का वेज हम बढ़ा भी दें, 50,000 से हम तो 60,000 कर देते हैं, वर्कर तो खुश हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि डिमांड कम हो गई, सपोज करना ध्यान से, अगर डिमांड कम हो गई तो प्राइस कम होगा ना। अब प्राइस कम होगा तो वर्कर्स का वेज क्या करना पड़ेगा, कितना, मान लो 50 से कितना करना, 40,000 करना पड़ा। क्या वर्कर्स करने देगा? क्या लेबर यूनियन एक्सेप्ट करेगा इस चीज को? गवर्नमेंट के जो लॉज है वो एक्सेप्ट करेंगे इसको? नहीं करेंगे। तो इसको बोलते हैं स्टिकी। जो वेज रेट होता है ना, वेज रेट स्टिकी नेचर का होता है। मेरे मेरे बोलो जाए, जल्दी बोलो। आपकी बात मैं रिपीट करता हूँ क्लास में, ये कह रहा है क्लासिकल ना सीधा कान पकड़ रहा है, क्लासिकल सीधा कान पकड़ रहा है, कीन्स घुमा के पकड़ रहा है। यहाँ बात वो नहीं है, आप ना फाइनल कंक्लूजन की बात करते हो कि फाइनली क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारा मकसद फाइनल कंक्लूजन का नहीं है, हमारा मकसद है कि इकोनॉमिक्स में या मार्केट में स्टेप्स क्या हैं एडजस्टमेंट्स के, मार्केट के एडजस्टमेंट्स के स्टेप्स क्या है। मार्केट ऐसे फाइनली एडजस्ट नहीं करती है, मार्केट ग्रेजुअली एडजस्ट करती है। वेज को हम बढ़ा तो सकते हैं आसानी से, क्या घटा सकते हैं क्या? अगर वेज को हम नहीं घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, तो फिर एडजस्टमेंट कैसे होगा? जो क्लासिकल ने कहा कि हमारी डिमांड अगर कम होगी तो प्राइस कम होगा, कैसे कम हो जाएगा भाई? प्राइस कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ, सचिन बताओ क्या करना पड़ेगा? प्राइस कम करने के लिए मकान मालिक के रेंट कम करने पड़ेंगे, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट कम करने पड़ेंगे, वर्कर्स के वेज कम करने पड़ेंगे। क्या ये रातों रात पॉसिबल है, जल्दी बताओ? नहीं पॉसिबल है। तो कीन्स ने क्लासिकल ने जितनी आसानी से एडजस्टमेंट दिखा दिया, उतनी आसानी से एडजस्टमेंट होता नहीं है, बिल्कुल, जबकि एडजस्टमेंट शॉर्ट रन के थ्रू होता है, ग्रेजुअल तरीके से होता है। मान गए, आगे बढ़े? राइट सर, ठीक है, जाओ। ग्रेजुअल तरीके से होता है। तो ये हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट्स आर नॉट पॉसिबल इन शॉर्ट रन। ओके जी। तो अब देखो, अब यहाँ पे आगे समझो, यहाँ आगे समझो कि क्लासिकल ने क्या क्या बात करी थी। क्लासिकल ने बात करी थी रियल फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। क्लासिकल ने कहा था गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होगी। क्लासिकल ने कहा था सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स, मैंने सारा इस ग्राफ में दिखा दिया। क्लासिकल ने कहा कि सप्लाई साइड मतलब आउटपुट बनाओ, देखो ये आउटपुट, और डिमांड की चिंता मत करो, डिमांड बढ़ेगा या घटेगा तो प्राइस में एडजस्टमेंट होगा। किसने कहा ये चीज? क्लासिकल ने कहा। कीन्स ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। पहले आप क्या करो, मार्केट में डिमांड चेक करो,
और तब जाके प्रोडक्शन करो। देखो ये डिमांड है तो आपको इतना आउटपुट करना पड़ेगा, डिमांड बढ़ गई तो इतना आउटपुट करना पड़ेगा, डिमांड और बढ़ गई तो आउटपुट बढ़ाओ। भाई आउटपुट कैसे बढ़ा लें? शॉर्ट रन में आउटपुट को बढ़ाना पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है बताओ जरा सचिन, बोलो। शॉर्ट रन में आउटपुट बढ़ाना क्यों पॉसिबल है? कम ऑन सचिन, माइक ऑन। शॉर्ट रन में आउटपुट को बढ़ाना क्यों पॉसिबल है अंशुल? क्योंकि हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस क्या है? नहीं है। क्या बात है, नॉट पॉसिबल टू यूटिलाइज इन शॉर्ट रन। हमारे फैक्टर इनपुट्स फुल यूटिलाइज नहीं है। अगर हमारे फैक्टर इनपुट्स फुल यूटिलाइज नहीं है तो हम फैक्टर इनपुट्स को यूज करके अपने आउटपुट बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? बोलो, बढ़ा सकते हैं। लेकिन कब तक बढ़ा सकते हैं? शॉर्ट रन में। अगर एक बार हम लॉन्ग रन में पहुंच गए तो क्या हमारे अब फैक्टर इनपुट्स बढ़ सकते हैं? अब अगर डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? क्या एडजस्टमेंट होगा? अगर प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। मैं आगे बढ़ूंगा जब आप मुझे कह दोगे यस सर, समय की बात है। जल्दी बताइए, समय की बात है। राइट सर, पक्की बात है, बहुत शानदार तरीके से समझ आ गया। कुछ और पूछना चाहते हो? यहाँ तक बताओ जरा, पूछना चाहते हो? तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा 1776 से लेकर के 1930 तक के पीरियड को क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहा गया। इसके बाद को कीन्स ने कहा क्या? केनीशियन इकोनॉमिक्स, अप्रोक्सीमेटली 1936 से, क्योंकि इन्होंने बीच में तो स्टडी किया इसको। ठीक है जी। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि 1776 से पहले, 1776 से पहले मार्केट में कौन सा कॉन्सेप्ट था? बता सकते हो? 1776 से पहले भी इकोनॉमिकल थॉट प्रोसेस थे मार्केट में, और वो कहलाता था मर्केंटाइलिस्ट। क्या कहलाते थे बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। मर्केंटाइलिस्ट। मर्केंटाइलिस्ट मान गए? या उसको मर्केंटाइलिज्म कह सकते हैं? ये मर्केंटाइलिज्म वर्ड जो है ये मर्चेंट से आया हुआ है। इस समय के इकोनॉमिकल थॉट प्रोसेस क्या था? इस समय के इस टाइम पीरियड में लोग क्या समझते थे, कंट्रीज क्या समझते थे, दुनिया भर के कंट्रीज वो ये समझते थे कि भाई इतना ज्यादा गोल्ड, सिल्वर, बुलियंस या डायमंड एक्सेट्रा या कोई भी प्रेशियस मेटल्स मान लो, जितना ज़्यादा हमारे पास होगा हम उतना ज़्यादा रिच होंगे। ध्यान सुनना इस बात को। क्या कॉन्सेप्ट था पहले बताओ? मर्केंटालिस्ट के ज़माने में क्या कॉन्सेप्ट था? मर्केंटालिज्म क्या कहता था? जल्दी से अंशुल, कि जितना ज़्यादा गोल्ड, सिल्वर, बुलियन, डायमंड हमारे पास होंगे हम क्या कहलाएंगे? उतने रिच कहलाएंगे। कंट्रीज समझते थे ऐसी बात, दुनिया भर कंट्रीज। तो बताओ, अगर हम रिच बनना चाहते हैं, उस जमाने के कंट्रीज अगर रिच बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे? वो गोल्ड, सिल्वर, बुलियन, डायमंड इकट्ठा करेंगे दुनिया भर से, नहीं करेंगे? तो कंट्रीज क्या करते थे, जैसे मान लो सपोज करो, मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में बोलता हूँ, क्या करते थे हमारे यहाँ, सपोज करो उसने क्या किया? एक्सपोर्ट किया। अगर हमारे यहाँ उसने एक्सपोर्ट किया तो बदले में क्या चाहिए? उसको पैसे चाहिए ना। तो बदले में हमसे क्या ले जाएगा वो? गोल्ड, सिल्वर, डायमंड एक्सेट्रा व्हाटएवर। हमारे यहाँ बहुत गोल्ड थे, हमारे यहाँ पहले, अभी भी है, पहले तो और ज़्यादा थे, कि चिड़िया कहा जाता था इंडिया को, बताइए आपको। तो हर कंट्री चाहता था कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें। एक्सपोर्ट को एक्स से नोट करते हैं, एक्सपोर्ट शुड बी मोर देन इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट ज़्यादा करने का ट्रेडिशन था पूरी दुनिया भर में। हर कंट्री चाहता था हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से क्या होगा? जो दूसरे कंट्री से क्या मिलेंगे? प्रेशियस मेटल्स मिलेंगे। हाँ, इतनी तक की बात होती तो ठीक था। लेकिन आगे क्या हुआ? जो पावरफुल कंट्री थे, खासकर यूरोपियन कंट्रीज, जैसे इंग्लैंड हो गए, फ्रांस हो गए, पुर्तगाल हो गए, स्पेन हो गए एक्सेट्रा, जो पावरफुल कंट्रीज थे, ये क्या किए?
ये दुनिया भर के गरीब कंट्री को, जो थोड़ा सा पुअर थे या कमज़ोर थे, आर्म्स के तौर पे कमज़ोर थे, उसको उन्होंने क्या कर दिया, कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दिया। समझ गए, गुलाम बनाना, कॉलोनी बनाना। क्यों कॉलोनी बनाया? जो कंट्री वेल्थ के लिए, अब जैसे मान लो इंडिया को कॉलोनी किसने बनाया? इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने। हालांकि इंडिया के कुछ हिस्से पोर्टुगल का भी राज था, कुछ जगह पे फ्रांसीसी भी आए थे, लेकिन बाद में हर जगह इंग्लैंड ही थे। क्यों किया इसने? क्योंकि उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ के सारे नेचुरल रिसोर्सेज को लूट के ले गया, उससे फिनिश गुड्स बनाया, और हमारे यहाँ क्या कर दिया, हमारे एक्सपोर्ट को ही तबाह कर दिया। हमारे ही नेचुरल रिसोर्सेज से हम ही को एक्सपोर्ट किया उसने, और हमारे यहाँ से बहुत सारे गोल्ड बुलियंस उन्होंने चोरी करके ले गए, बहुत क्या ले गए, डकैती करके ले गए समझ लो। अभी भी आप जाओगे बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे, आपको वहाँ से डायमंड एंड गोल्ड की स्नैचिंग दिखाई देगी आपको। मान गए, क्या ले गए? क्योंकि उस वक्त का परसेप्शन यही था कि हमारे पास जितना ज़्यादा गोल्ड एंड सिल्वर्स एंड बुलियंस एंड प्रेशियस मेटल्स होंगे, उतना ज़्यादा हम रिच होंगे। उसके लिए उसने हर तरह के हथकंडे अपनाए, हर तरह के ट्रिक्स अपनाए, कॉलोनी बनाना अपनाया, एक्सपोर्ट को, इंडिजिनियस एक्सपोर्ट को तबाह कर दिया। इंडिजिनियस एक्सपोर्ट मतलब क्या हुआ? डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, हमारे अपनी कंट्री के एक्सपोर्ट को तबाह कर दिया, हमारे यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज लूट लिए, और हमारे यहाँ उल्टा क्या कर दिया, एक्सपोर्टिंग कंट्री से हमें इंपोर्टिंग कंट्री बना दिया, हमारे सारे प्रेशियस मेटल्स लूट के गरीब बना गए, जान गए। तो ये था मर्केंटलिज्म, बहुत दिनों तक ये चलता रहा। दुनिया को ये बात 1776 में किसने सिखाया? एडम स्मिथ ने सिखाया कि भाई आप जो कर रहे हो ना, ये गलत कर रहे हो, इस तरह से आप रिच नहीं बन सकते। किसने सिखाया? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कहा रिच बनना है ना, तो आप ये गोल्ड बुलियन सिल्वर से रिच नहीं बन सकते, आपको प्रोडक्शन करना होगा, प्रोडक्शन करने से जॉब क्रिएट होंगे, ठीक है ना, और तब जाके मार्केट में क्या आएगा, वेलफेयर आएगा, तब जाके लोगों की लाइफ स्टाइल क्या होंगे, चेंज होंगे, प्रोडक्शन से चेंज होंगे। जब एडम स्मिथ ने ऐसा कहा, तो उसके बाद के आने वाले और सारे इकोनॉमिस्ट ने उसके थॉट प्रोसेस को और डेवलप किया। फिर धीरे धीरे दुनिया भर के कंट्री समझ गए कि भाई मर्केंटलिज्म सही नहीं है, ये गोल्ड एंड सिल्वर बुलियन सही नहीं है। फिर लोगों ने किस पर ध्यान देना स्टार्ट किया? प्रोडक्शन पे। और यहाँ से फिर क्लासिकल इकोनॉमिक्स चल पड़ा। बताओ जरा, अगर क्लासिकल इकोनॉमिक्स से हमें फ़ायदा भी नुकसान हुआ? बताओ जरा। हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि उसके थॉट प्रोसेस की वजह से ही बहुत सारे कंट्रीज जो कॉलोनी बन गए थे, धीरे 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 करके आज़ाद होते चले गए, फ्रीडम को मिलता चला गया। लेकिन 1776 तो बहुत अर्ली था, बहुत पुरानी बात हो गई। ग्रेजुअली धीरे धीरे करके लोगों को समझ में आया। जब हमारे यहाँ से इंग्लैंड वाले चले गए हमारे को छोड़कर, उस वक्त तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका था। थोड़ी बात समझाता हूँ आपको, हल्का सा बात गए ना, बात गए। उसके बाद हमारे ब्रिटेन के लिए पूरी दुनिया भर की कॉलोनी को संभालना मुश्किल था, क्योंकि उसकी अपनी खुद की इकॉनमी की हालत खराब हो गई थी। मान गए? तो हम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ फ्रीडम मूवमेंट था, फ्रीडम मूवमेंट से बहुत ज़्यादा दबाव था ब्रिटेन पे। लेकिन एक वजह यह भी था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन ने दुनिया भर के बहुत सारे कंट्रीज़ को वैसे भी लिबरेट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो कंट्री को संभाल नहीं पा रहे थे। जितना लूटना था लूट चुके थे, मान गए, जितना तबाह करना था कर चुके थे। अब हमारे यहाँ कुछ बचा ही नहीं था कि उनको रहना था यहाँ पे, मान नहीं मान गए। और दुनिया में इकोनॉमिक्स का क्या हो गया, परसेप्शन भी चेंज हो गया था। हम मर्केंटलिज्म से प्रोडक्शन, क्लासिकल इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन पे आ गए थे। मान गए जी? यस सर, मान गए। बताओ कितना फ़ायदा हुआ, कितना दुनिया बदला। देखो ऐसे ही स्टडी से, ऐसे ही रिसर्च से, डेवलपमेंट से दुनिया में क्या होता, बदलाव आते हैं। इकोनॉमिक्स का कितना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी को चेंज करने। मानते नहीं मानते? बताओ जरा। राइट सर। अभी तक जितनी बातें मैंने आपसे करी है ना, ये सारे क्लास, सारी बातों को रख दो आप क्या, वार्म अप क्लासेस। मैंने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताए, कुछ खास बात आपसे डिस्कस करा, इकोनॉमिक्स के दुनिया में आपको लेके गया, मैक्रो की दुनिया में, और कुछ अच्छी सी बातें आपसे करी। अब आपके पास दो क्लासेस होंगे, कौन कौन से? एक क्लास 1, क्लास 2 है। दोनों क्लासेस को अगर डिटेल ढंग से पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि भाई इकोनॉमिक्स की पूरी स्टोरी क्या, क्लासिकल की, सॉरी मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या स्टोरी है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्या क्लासिकल है, क्या कंडीशन है, कैसे ट्रांजिशन फेज हुआ, मर्केंटलिज्म क्या था, सब समझ में आएगा। इसके सपोर्ट में हमारे पास क्या होगा, एक पीडीएफ भी होगा, बताता हूँ। मैंने कहा कि जितनी बातें मैंने पढ़ाई है आपको ना, के सपोर्ट में हमारे पास ये ISLM का आ गया सामने में, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास पीडीएफ भी होंगे, और ये पीडीएफ आप तक पहुंच जाएंगे। सारी बातें इसमें आपको, इतनी क्लास में मैंने बातें करी, सब वहाँ लिखा मिलेगा। बात समझ गए? तो इसके गूगल ड्राइव के फॉर्म आप तक मिल जाएंगे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से पढ़ सकते हो सारी बातें जितनी मैंने बताई।
ठीक है जी बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? राइट सर। तो आपने क्या देखा कि आज की क्लासेस में हम लोगों ने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करी है। ठीक है, तो अब अगली क्लास से जब हम लोग मिलेंगे ना, तो फिर क्लासिकल एंड किनेशियन के जो डिफरेंसेस थे और कुछ बातें जो मैंने आपको बताई है, इन बातों से हम आगे बढ़ेंगे और किनेशियल मॉडल डेवलप करेंगे। टॉपिक लिख लीजिए, अगली क्लास में क्या डेवलप करेंगे हम लोग, ये टॉपिक देखो, मॉडल, इसको हम लोग डेवलप करेंगे क्लास में। और किनेशियन मॉडल में बताएंगे आपको हम कि हमारे पास कितने सेक्टर्स होते हैं, उसकी क्या डिमांड होती है। मैं एक छोटा सा फॉर्मूला लिखता हूँ और फिर मैं बताऊंगा, अगली क्लास में डिटेल करूंगा उसको। बताओ, इनिशियल मॉडल में पहले डिमांड की बात करी गई या पहले आउटपुट की बात करी गई? इसने क्या कहा? डिमांड की बात करी। और इकोनॉमिक्स में ओवरऑल डिमांड को हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। और एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू द सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। ये कैसे होता है, क्यों होता है, मार्केट में कितने सेक्टर्स होते हैं, काफ़ी बातें आपने पढ़ भी रखी होगी। ये मत समझना कि यहीं तक होगा, 2 सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स एंड 4 सेक्टर्स। इनको पढ़ाते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, फिर जाके आपके स्टैंडर्ड पे ये पहुंच जाएगा। अभी आपको कुछ बातें ऐसा लगता रहेगा कि हमने सुना हुआ है, किया हुआ है, लेकिन लास्ट में 4-5 क्लासेस जब पहुंचेंगे तो इसका स्टैंडर्ड काफ़ी हाई हो जाएगा। मान गए जी? तो क्लास नंबर 3 जब होगा तो हम लोग बात किसके बारे में करेंगे, बोलो जरा? क्लास नंबर 3 एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात करेंगे, सेक्टर बारे में बात करेंगे, ठीक है, 3 सेक्टर्स बारे में बात करेंगे, फॉर्मूला डेवलप करेंगे, सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग क्या कीजिए, 1 और 2 दो क्लासेस जो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, उसको ढंग से पढ़ लीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए, एक पेज तैयार कर लीजिए। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा तो सीधे सीधे फॉर्मूला से सवाल करना चाहोगे तो आप हर जगह मिस्टेक करते जाओगे। क्योंकि सवाल में क्यों मिस्टेक करोगे? क्योंकि सवाल करते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्लासिकल का क्वेश्चन है या किनेशियन का क्वेश्चन है। क्लासिकल का क्वेश्चन होगा तो प्राइस वहां पे क्या होगा, कम और जल्दी क्या होगा, वेरिएबल। और कीन्स का क्वेश्चन होगा तो प्राइस वहां पे क्या होगा, फिक्स। तो काफी सारे कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट थ्योरी के हिसाब से बदल जाते हैं। जब तक आपको कॉन्सेप्ट या थ्योरी क्लियर नहीं होगा तब तक न्यूमेरिकल्स आप नहीं कर पाएंगे। मैं आगे आने वाले क्लासेस में प्रूव कर दूंगा। और हमारे लास्ट सेशंस के बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी वहाँ मौजूद है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। पिछले सेमेस्टर्स में कोई बदलाव हुआ नहीं है, मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ तो ले ही रहा हूँ, लेकिन पिछले सेमेस्टर्स में भी देख सकते हैं आप वहाँ पे जाकर, बहुत सारे लेक्चर्स। तो आपने देखा आज काफ़ी अच्छा सेशन रहा आज का। अगली क्लास जब मिलेंगे तो आप जानते हैं पिछले क्लासेस को 2-4-5 मिनट में मैं हर क्लास में रिवाइज करता हूँ। अगर आप वो रिवीजन से इरिटेट होते हैं तो आप उसको फॉरवर्ड कर दो। रिवीजन मेरा करना धर्म है, करना पड़ता है मुझे, कि बच्चा पिछली क्लास से लिंक होता है। और कई बार बच्चा ऐसा भी कहता है सर कि हम पिछली क्लास पढ़ते भी नहीं, हम पिछले क्लास को 5 मिनट जो रिवाइज आप करते हो ना उससे भी समझ जाते हैं सब कुछ। नहीं मानते हो? मानते हैं सर। तो आपकी क्लासें लाइव भी है, आपकी क्लासें रिकॉर्डेड भी है। रिकॉर्डेड क्लास का फ़ायदा क्या होता है कि आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। रात को 12 बजे पढ़ना चाहे पढ़ सकते हो, कौन सा टाइम चाहो इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। रिकॉर्डेड भी है, लाइव भी है। जो बच्चे लाइव क्लासेज आते हैं उसको रिकॉर्डेड भी फ्री में मिलता है लाइव के साथ साथ। पीडीएफ भी है, व्हाट्सएप पे सपोर्ट सिस्टम भी है। और आप हमारे लाइव क्लासेज में आके अपनी प्रॉब्लम भी शेयर, हर तरह की बातें। आप जितने भी लेक्चर्स वहाँ देखते हैं उनको एक छोटा सा लिंक उसका बनाइए और उसको शेयर कर दिए अपने कॉलेज ग्रुप्स में, और जाइए वहाँ पे हमारे बच्चों के रिव्यूज़ भी देखिए और क्लास का जो परफॉर्मेंस वो देखिए। आज का इतना ही, अगली क्लास से फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी।